हेलो योर बुक्स, स्वागत है आप सभी का योर बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। मैं एक गहरा कुआं हूं इस जमीन पर बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए कि उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी, जैनुलब्दीन और आशिनम्मा के बेटे की कहानी। उस लड़के की कहानी जो अखबारें बेचकर अपने भाई की मदद करता था। उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्यम अय्यर और आना दोराए सोलोमन ने की। उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पेंदुले मास्टर ने तालीम दी, M.G.K. मेनन और प्रोफेसर साराभाई ने इंजीनियर की पहचान दी, जो नाकामियों और मुश्किलों में पलकर साइंसडन बना, और उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल और हुनरमंद लोगों की टीम थी। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी क्योंकि दुनियावी मायनों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं है मेरा, ना बेटा, ना बेटी, ना परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है, खुदा की रहमत है, उनकी वरासत है। मेरे परदादा अबुल, मेरे दादा फकीर और मेरे वालिद जैनुलब्दीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि वो अमर है, लाफानी है। मैं शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में पैदा हुआ। मेरे अब्बा जैनुलब्दीन के पास ना तालीम थी ना दौलत, लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद एक दानई थी उनके पास। एक हौसला था और मेरी माँ जैसी मददगार थी आशी अम्मा, और उनकी कई औलादों में एक मैं भी था, बुलंद कामिन माँ बाप का एक छोटा सा कदवाला मामूली शक्ल सूरत वाला लड़का। अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे हम, जो कभी 20वीं सदी में बना था। काफी बड़ा और वसील मकान था, रामेश्वरम की मस्जिद स्ट्रीट में। मेरे अब्बा हर तरह के ऐशो आराम से दूर रहते थे, मगर जरूरियत की तमाम चीजें मुयस्सर थी। सच तो ये है कि मेरा बचपन बड़ा महफूज था, दिमागी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी, मटीरियली और इमोशनली। रामेश्वर का मशहूर शिव मंदिर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। हमारे इलाके में ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी, फिर भी काफी हिंदू घराने थे जो बड़े इत्तेफाक से पड़ोस में रहते थे। हमारे इलाके में एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी जहां मेरे अब्बा मुझे हर शाम नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुरोहित बख्शी लक्ष्मण शास्त्री मेरे अब्बा के पक्के दोस्त थे। अपने बचपन की आंकी हुई यादों में एक याद ये भी थी कि अपने अपने रिवायती लिबासों में बैठे हुए वो दोनों कैसे रूहानी मसलों पर देर देर तक बातें करते रहते थे। मेरे अब्बा मुश्किल से मुश्किल रूहानी मामलों को भी तमिल की आम जबान में बयान कर लिया करते थे। एक बार मुझसे कहा था, जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो, मुश्किल हमेशा खुद को परखने का मौका देती है। मैंने हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के उसूलों पर चलने की कोशिश की है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुंचाती है। मैं करीब 6 बरस का था जब अब्बा ने एक लकड़ी की कश्ती बनाने का फैसला किया जिसमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोटी का दौरा करा सके, ले जाए और वापस ले आए। वे समुंदर के साहिल पर लकड़ियां बिछाकर कश्ती का काम किया करते थे। एक और हमारे रिश्तेदार के साथ अहमद जलालुद्दीन, बाद में उनका निकाह मेरी आपा जोहरा के साथ हुआ। अहमद जलालुद्दीन हालांकि मुझसे 15 साल बड़े थे, फिर भी हमारी दोस्ती आपस में जम गई थी। हम दोनों ही शाम लंबी सैर पर निकल जाया करते थे। मस्जिद गली से निकलकर हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था, जिसके गिर्द हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते थे जितनी श्रद्धा से बाहर से आए हुए यात्री। जलालुद्दीन ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके उनके घर की हालत की वजह से, लेकिन मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ, उन दिनों हमारे इलाके में सिर्फ एक वही शख्स था जो अंग्रेजी लिखना जानता था।
जलालुद्दीन हमेशा तालीम याफ्ता और पढ़े लिखे लोगों के बारे में बातें करते थे। और एक शख्स जिसने बचपन में मुझे बहुत मुत्तफिक किया वो मेरा कजिन था, मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन, और उसके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था और सब काम अकेले ही किया करता था। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था। सन 1939 में दूसरी आलमगीर जंग शुरू हुई, द सेकंड वर्ल्ड वॉर। उस वक्त मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को एहतियाती फौज के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए थे। सिर्फ पहली दुर्घटना ये हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया गया और अखबारों का गठठा अब रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता। शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गट्ठे सड़क से जमा कर सके। वो मौका मुझे मिला और शमसुद्दीन मेरी पहली आमदनी की वजह बना। हर बच्चा जो पैदा होता है वो कुछ समाजी और आर्थिक हालात से जरूर बशरमान होता है और कुछ अपने जज्बाती माहौल से भी, और उसी तरह उसकी तबीयत होती है। मुझमें दयानतदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने अब्बा से वरासत में मिला था और माँ से अच्छाई पर यकीन करना और रहमदिली, लेकिन जलालुद्दीन शमसुद्दीन की वजह से जो असर मुझ पर पड़ा उससे मेरा बचपन ही महज अलग नहीं हुआ बल्कि आइंदा जिंदगी पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर जंग खत्म हो गई और हिंदुस्तान की आज़ादी बिल्कुल यकीनी हो गई। मैंने अब्बा से रामेश्वरम छोड़ने की इजाज़त चाही। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम जाकर पढ़ना चाहता था। शमसुद्दीन और जलालुद्दीन मेरे साथ रामनाथपुरम तक गए, मुझे स्वाट्स हाई स्कूल में दाखिल कराने के लिए। ना जाने क्यों वो नया माहौल मुझे रास नहीं आया। रामनाथपुरम बड़ा मशहूर शहर था और करीब 50,000 की आबादी थी, लेकिन रामेश्वरम का सुकून और इत्मीनान कहीं नहीं था। घर बहुत याद आता था और घर लौटने का कोई मौका मैं छोड़ता नहीं था। स्वाट्स हाई स्कूल में दाखिले के बाद एक 15 साला लड़के के तमाम शौक जो हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे थे। मेरे टीचर अन्ना दोराई सोलोमन बेहतरीन रहबर थे, गाइड उस नौजवान के लिए जिसके सामने जिंदगी की बेशुमार मुमकिनात खुलने वाली थी। रामनाथपुरम के उस अरसा कायम में उनसे मेरा रिश्ता उस्ताद शागिर्द या गुरु शिष्य से भी आगे निकल गया। अन्ना दोराई कहा करते थे, जिंदगी में कामयाब होने और नतीजे पाने के लिए 3 चीजों पर काबू पाना बहुत जरूरी है: ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। अन्ना दोराई जो बाद में रेवरेंट हो गए, कहा करते थे, इससे पहले कि मैं चाहूँ कुछ हो जाए, उससे पहले मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। मैं अपनी जिंदगी से अगर मिसाल दूं तो मुझे बचपन से ही आसमान के इसरार और परिंदों की परवाज़ हमेशा हैरान करती थी, फैसिनेट करती थी। समुद्र में कुंजों और बगुलों को ऊंची उड़ानें लगाते देखता था तो उड़ने को जी चाहता था। मैं एक सादा सा गांव का लड़का तो था, मगर मुझे यकीन था कि एक दिन मैं उन कुंजों की तरह बुलंद उड़ान लगाकर बुलंदी पर पहुंचूंगा। और हकीकत ये है कि रामेश्वरम से उड़ने वाला मैं पहला लड़का था। स्वाट्स स्कूल में तालीम हासिल करते करते मेरे अंदर खुद एतमादी बस चुकी थी और मुझे यकीन था मैं जरूर कामयाबी हासिल करूंगा। मैं तालीम आगे जारी रखूंगा, उसमें कोई दूसरा ख्याल नहीं था। सन 1950 में मैं इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची में दाखिल हो गया। जब बीएससी डिग्री करने के लिए मैंने सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया तो हायर एजुकेशन के माने इतने ही जानता था। ये नहीं जानता था कि हायर एजुकेशन के लिए कुछ और भी हो सकता है, ना ये जानता था कि साइंस पढ़ के फ्यूचर के लिए और क्या हासिल हो सकता है। बीएससी पास करने के बाद ही जान पाया कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि साइंस आदमी को खुदा से मुल्क कर देती है, लेकिन मेरे लिए तो साइंस एतमाद, विश्वास और रूहानी तस्कीन की वजह रही है।
किसी तरह मैं MIT यानी मद्रास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के उम्मीदवारों की लिस्ट में तो आ गया, लेकिन उसका दाखिला बहुत महंगा था। कम से कम 1000 रुपयों की ज़रूरत थी और मेरे अब्बा के पास इतने पैसे नहीं थे। उस वक्त मेरी अक्का, मेरी आपा जोहरा ने अपने सोने के कड़े और चेन बेचकर मेरी फीस का इंतजाम किया। उसकी उम्मीद और यकीन देखकर मैं पसीज गया। MIT में सबसे ज्यादा मजा आया वहां 2 हवाई जहाज रखे देखकर, जो उड़ान से बरी कर दिए गए थे। एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। और जब बाकी लड़के हॉस्टल चले जाते थे, मैं घंटा 1.5 घंटा उनके पास बैठा रहता था। फर्स्ट ईयर मुकम्मल होने के बाद जब मुझे अपने ज्यादा खसूसी मजमून चुनने थे तो मैंने फौरन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चुनाव किया। MIT की तालीम के दौरान मुझे 3 टीचर्स ने बहुत मुद्दसर किया। प्रोफ. KAV मैंडेलिन, प्रोफ. स्पॉन्डर, प्रोफ. नरसिम्हा राव, प्रोफ. स्पॉन्डर टेक्निकल एरोडायनेमिक्स सिखाते थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिले से पहले ही मैंने उनसे सलाह ली थी। उन्होंने मुझे समझाया था कि मुस्तकबिल का फैसला करने से पहले मुस्तकबिल की मुमकिनियत के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए एक अच्छी बुनियाद के लिए और अपने रुझान और रिश्तियात के बारे में कि उनमें कितनी शिद्दत है, एप्टीट्यूड और इंस्पिरेशन में कितनी इंटेंसिटी है। मैं खुद भी होने वाले इंजीनियर स्टूडेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि जब वे अपने स्पेशलाइजेशन का चुनाव करें तो देखना होगा कि उनमें कितना शौक है, कितना उत्साह और लगन है उस शौक में जाने के लिए। प्रोफ. KAV मैंडेलिन ने मुझे एरोस्ट्रक्चर डिज़ाइन सिखाया और उसका तंजिया भी, विश्लेषण और एनालिसिस भी। वे बड़े खुशदिल और दोस्त टीचर थे और हर साल कोई ना कोई नया तरीका, नया नजरिया लेकर आते थे। प्रोफ. नरसिम्हा राव मैथमेटिशियन थे। वे एरोडायनामिक्स की थ्योरी सिखाया करते थे। उनकी क्लास में शामिल होकर मुझे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बाकी तमाम सब्जेक्ट से ज्यादा अच्छा लगने लगा। MIT से मैं बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में बतौर ट्रेनी दाखिल हो गया। HAL से जब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट बनकर निकला तो जिंदगी ने 2 मौके मेरे सामने खड़े कर दिए। दोनों मेरी परवाज़ के देरीना ख्वाब को पूरा कर सकते थे। एक मौका था एयरफोर्स का, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का। मैंने दोनों में अर्जी भेज दी और बावक्त दोनों से इंटरव्यू का बुलावा आ गया। एयरफोर्स के लिए मुझे देहरादून बुलाया गया था और डिफेंस के लिए दिल्ली। मेरे दोनों मुकाम 2000 किलोमीटर के फासले पर थे और ये पहला मौका था मेरा अपने वसील और विराट वतन को देखने का। खिड़की पर बैठा मैं इस देश की सरजमी को पांवों के नीचे से बहता हुआ देखकर हैरान था कि उत्तर की सफर करते हुए एक ही मुल्क का लैंडस्केप कैसे बदल जाता है। मैं 1 हफ्ता दिल्ली में ठहरा। डिफेंस मिनिस्ट्री का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू अच्छा हुआ था। वहां से मैं देहरादून गया एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए। 25 उम्मीदवारों में मैं 9वें नंबर पर आया। मेरा दिल बैठ गया। बहुत मायूस हुआ और कई दिन तक अफसोस रहा कि एयरफोर्स में जाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया। मैं ऋषिकेश चला गया, दिल पर ये बोझ लेकर कि आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे। गंगा में स्नान किया और फिर चलता हुआ पास की पहाड़ी में शिवानंद आश्रम तक पहुंच गया। स्वामी शिवानंद से भेंट हुई। देखने में बिल्कुल गौतम बुद्ध लगते थे। सफेद दूधियां धोती और पांवों में लकड़ी की खड़ाऊं। उनकी बच्चों सी मासूम मुस्कान और सादादिल देखकर बहुत प्रभावित हुआ। मैंने बताया उन्हें कि कैसे इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने से रह गया और मेरी कितनी शदीद ख्वाहिश थी आसमानों में उड़ने की, परवाज करने की। वो मुस्कुरा दिए और बोले, ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो तो वो पवित्र होती है और उसमें अगर शिद्दत हो तो उसमें कमाल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, एक बरकी मकनतीसी ताकत होती है। दिमाग जब सोता है तो वो एनर्जी रात की खामोशी में बाहर निकल जाती है और सुबह कायनात, ब्रह्मांड, सितारों की गति रफ्तार को अपने साथ समेट कर दिमाग में वापस लौट आती है।
इसलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है। वो बख्ती होगा। तुम विश्वास करो इस अजली बंधन पर, इस वचन पर कि सूरज फिर लौटेगा, बहार फिर से आएगी। मैं दिल्ली लौट आया। डिफेंस में अपने इंटरव्यू का नतीजा दरियाफ्त किया। जवाब में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया और अगले दिन से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मुकर्रर कर दिया गया, 250 रुपये के महीना तनख्वाह पर। 3 साल गुजर गए। उन्हीं दिनों बंगलों में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एड का नया महकमा खुला और मुझे वहां पोस्ट कर दिया गया। बेंगलोर कानपुर से बिल्कुल मुख्तलिफ शहर था। मैं अपने डायरेक्टरेट का पहला साल वहां गुजार चुका था। दरअसल हमारे देश में अजीब सा तरीका है, अजीब सा ढंग है अपने लोगों को हद दर्जा तक निचोड़ लेने का, जो हमारे लोगों को इंतहा पसंद बना देता है। शायद इसलिए कि सदियों से देश ने गैर मुल्कों की तहजीबों के जख्म खाए हैं और उन्हें अपने दामन में जगह दी है। अलग अलग हुक्मरानों से वफा करते करते हम अपनी हैसियत, अपनी इफ्तेदा खो बैठे हैं। बल्कि हमने एक और ही खूबी पैदा कर ली है कि एक ही वक्त में रहमदिल भी है और बेरहम भी, हसास भी है और बेहिस भी। जितने गहरे हैं उतने ही सतही। ऊपर से देखो तो हम बड़े खुशरंग और खूबरू नजर आते हैं, लेकिन कोई गौर से देखे तो हम अपने हुक्मरानों की बेधब नकल से ज्यादा और कुछ नहीं है। मैंने कानपुर में कल्ले में दबाए हुए पान वाले नवाब वाजिद अली शाह के नकलची बहुत देखे और बेंगलोर में फिरंगियों के अंदाज में कुत्ते की जंजीर थामे टहलते हुए साहिबों की कमी नहीं थी। बेंगलोर में रहते हुए मैं रामेश्वरम के गहरे सुकून और शांत वातावरण के लिए तरसता था। पहले साल तो एड में कोई ज्यादा काम नहीं था। एक प्रोजेक्ट टीम बनाई थी कि 3 सालों में एक स्वदेशी होवरक्राफ्ट तैयार करे और जो वक्त से पहले तैयार हो गया। उसका नाम रखा गया शिव की सवारी के आधार पर। उसका डिजाइन हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैं सख्त मायूस हुआ जब आपसी कंट्रोवर्सी के बिना पर सारा प्रोजेक्ट बला एताक पर रख दिया गया, बंद कर दिया गया। प्रोफ. जी. के. मेनन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर एक दिन अचानक हमारी जांच पड़ताल को आ पहुंचे। नंदी का जिक्र निकला। मुझसे पूछताछ करते हुए उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की एक 10 मिनट की उड़ान के लिए। उसके हफ्ता बाद की बात थी, मुझे इंस्कोस पर से बुलावा आ गया। मैं मुंबई चला गया इंटरव्यू देने। मेरा इंटरव्यू लेने वालों में विक्रम साराभाई, M.G. के मेनन के अलावा मिस्टर सराफ थे, जो उस वक्त एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डेप्यूटी सेक्रेटरी के ओहदे पर थे। डॉक्टर साराभाई की गर्मजोशी ने पहली ही मुलाकात में मेरा दिल मोह लिया। अगले ही दिन मुझे खबर मिली कि मैं चुन लिया गया। मुझे इनकोस पर में रॉकेट इंजीनियर की हैसियत से शामिल कर लिया गया था। सन 1962 में देरेना हिस्से में कहीं इनकोस पर ने तुम्बा में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन बनाने का फैसला किया। तुम्बा केरल में त्रिवेंद्रम से परे दूर दराज के एक उंगते से गांव का नाम है। हिंदुस्तान में ये मॉडर्न रॉकेट बेस्ड रिसर्च की एक दबी सी इफ्तिदा थी, एक हल्की सी शुरुआत थी। उसके फौरन बाद ही मुझे 6 महीने के लिए अमेरिका भेज दिया गया, नासा में रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए। जाने से पहले मैं थोड़ा सा वक्त निकाल कर गया। मेरे अब्बा मेरी इस कामयाबी के लिए बहुत खुश हुए और मुझे उसी मस्जिद में ले जाकर शुक्राने की नमाज अदा की। नासा लेंगले रिसर्च सेंटर वर्जीनिया में मैंने अपने काम की शुरुआत की। बाद में गोडार्ड फ्लाई स्पेस सेंटर मैरीलैंड चला गया। मैं अपना इंप्रेशन अमेरिकन के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस जुमले से बयान कर सकता हूँ, जिन बातों से तकलीफ होती है उनसे तालीम भी मिलती है। हिंदुस्तानी तंजीमों में यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी मुश्किल है। जो ऊपर है वो बड़े मगरूर है। अपने से छोटों की, जूनियर और सबॉर्डिनेट की राय लेना अपनी हद के समझते हैं। कोई भी शख्स अपनी खूबी दिखा नहीं सकता अगर आप उसे मलामत ही करते रहे। उसूल और पाबंदी, पाबंदी और सख्ती, सख्ती और जुल्म के बीच की लाइन बड़ी महीन है, बारीक है। उसकी पहचान बहुत जरूरी है।
मैं जैसे ही नासा से लौटा फौरन बाद ही हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च वाकया हुआ। 21 नवंबर 1963 वो साउंडिंग रॉकेट था, नाम अपाचे नाइकी अपाचे की कामयाबी के बाद प्रोफ साराभाई ने अपनी आरजू, अपने ख्वाब का इजहार किया। एक इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ISLV का सपना। हिंदुस्तानी रॉकेट का सपना 20वीं सदी का ख्वाब भी कहा जा सकता है जो टीपू सुल्तान ने देखा था। टीपू सुल्तान की फौज में 27 ब्रिगेड थे जो कुशहूस कहलाते थे और हर एक ब्रिगेड में एक दस्ता था रॉकेटमैन का जो साथ रहता था और जक्स कहलाता था। जब टीपू सुल्तान मारा गया तो अंग्रेजों ने 700 रॉकेट और 900 रॉकेट के सब सिस्टम बरामद किए। 1799 में तिरुनेलवेली की जंग के बाद वो रॉकेट्स विलियम कांगेरी ने इंग्लैंड भिजवा दिए जांच पड़ताल के लिए, उसकी तकनीक समझने के लिए जिसे आज की साइंस जुबान में हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। टीपू सुल्तान की मौत के बाद उस ख्वाब की भी मौत हो गई कम से कम 150 साल के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बदौलत वो रॉकेटरी का ख्याल फिर एक बार हिंदुस्तान में जिंदा हुआ। प्रोफ साराभाई ने उस ख्वाब को हकीकत बनाने की जिम्मेदारी अपने सर ली। बहुत से तंगनजर लोगों को ऐतराज था इस बात से कि इस मुल्क में जहां कौम को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती वहां इस स्पेस उड़ानों को, इन ख्यालाई तहरीकों को क्यों तरजीह दी जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और साराभाई के नजरिए में किसी किस्म का मुबारता नहीं था। उनके नजरिए बिल्कुल साफ थे कि अगर दुनिया के मुल्कों में, दुनिया के मसलों में हिस्सा लेना है, शिरकत करनी है, हिंदुस्तान को कोई हैसियत हासिल करनी है तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की, खुद मुख्तारी और सेल्फ रिलायंस जरूरी है और उनका मकसद ताकत का मुजाहिरा बिल्कुल नहीं था। सहज पके सो मीठा होए, तुम्बा में 2 रॉकेट सहज पके और कामयाब हुए, एक रोहिणी और दूसरा मेनका। अगला साल लगा ही था जब प्रोफ साराभाई ने मुझे दिल्ली बुला भेजा। एक मीटिंग थी और मीटिंग में ग्रुप कैप्टन V.S. नारायणन से मेरा तारुफ कराया गया जो एयर हेडक्वार्टर से थे। प्रोफ साराभाई ने रेटो तैयार करने का इरादा जाहिर किया। रॉकेट असिस्टेंट टेक ऑफ जो एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मदद से उड़ाया जा सके बड़ी छोटी सी जगह में। शाम तक ये खबर भी आम हो गई कि हिंदुस्तान एक खुद शाफ्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है और मैं उस प्रोजेक्ट का मुख्तार हूँ, जिम्मेदार हूँ। मैं कई तरह के जज्बात से भर गया। खुश भी था, शुक्रगुजार भी, खुशकिस्मत भी और एक एहसास हुआ तकमील का, फुलफिलमेंट का। 19वीं सदी के एक शायर की ये शेर बहुत याद आए। हर दिन के लिए हमेशा तैयार रहो, हर दिन को एक तरही में लो, जब ओखली में हो तो बर्दाश्त करो, जब दश्ता हो तो वार करो। रेटो पे काम करते हुए 2 अहम वाकयात हुए। पहला तो ये था कि अपने देश में पहली बार स्पेस रिसर्च का 10 साला प्रोग्राम तैयार हा जिसके ऑथर थे प्रोफ साराभाई। मेरे लिए वो एक रूमानी मैनिफेस्टो था, जैसे स्पेस से इश्क करने वाले किसी शायर की रूमानी नज़्म हो, जैसे कोई अपने देश के आसमान से इश्क करने लगा हो। और दूसरा वाकया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिसाइल पैनल का तैयार होना। नारायणन और मैं, हम दोनों उस पैनल के मेंबर थे। उस वक्त तक भविष्य की आने वाली SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाक नक्शा भी तैयार हो चुका था। प्रोफ साराभाई अपने देरीना ख्वाब की ताबीर देने के लिए कुछ और साथियों का चुनाव कर चुके थे। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं, मुझे उस प्रोजेक्ट का लीडर चुना गया। उस पर प्रोफ साराभाई ने मुझे एक और जिम्मेदारी भी सौंपी कि लॉन्च की 4थी स्टेज में ही डिसाइड करूं। ये मामूल था, मेरा अल्क था कि हर मिसाइल पैनल की मीटिंग के बाद मैं जाकर प्रोफ साराभाई को पूरी तफसील, पूरी रिपोर्ट देता था। दिल्ली में ऐसे ही एक मीटिंग के बाद 23 दिसंबर 1971 को मैं त्रिवेंद्रम लौट रहा था और उस दिन तुम्बा में प्रोफ साराभाई SLV का मुआयना करने गए हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट के लॉन्च से मैंने उन्हें फ़ोन किया, पैनल मीटिंग की तफसील बताई। प्रोफ साराभाई ने कहा कि मैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उनका इंतज़ार करूं।
मैं जब त्रिवेंद्रम पहुंचा तो फिजा में एक मातम छाया हुआ था। मुझे खबर दी गई कि प्रोफ. साराभाई नहीं रहे। चंद घंटों पहले दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। मैं थर्रा कर रह गया। चंद घंटे पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा सदमा था। प्रोफ. साराभाई मेरी नज़र में इंडियन साइंस के राष्ट्रपिता थे, जैसे महात्मा गांधी है। उन्होंने अपनी टीम से रहनुमा पैदा किए और खुद अमल से उनके लिए मिसाल साबित हुए। कुछ अरसा प्रोफ. M.G.K. मेनन ने स्पेस रिसर्च का काम संभाला। बिल आखिर प्रोफ. सतीश धवन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की जिम्मेदारी सौंप दी गई। तुम्बा का पूरा कॉम्प्लेक्स बड़े पैमाने पर एक स्पेस सेंटर बना दिया गया और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC का नाम दिया गया। जिसने वो सेंटर कायम किया था उसी के नाम से उस जगह की श्रद्धांजलि पेश की गई। मशहूर मटीरियोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश VSSC के पहले डायरेक्टर मुकर्रर हुए। कोई भी शख्स अपनी जिम्मेदारी में तभी कामयाब हो सकता है अगर वो बारसूख हो, मोतबर हो और अपने फैसलों के लिए उसे सही हद तक आज़ादी हो। शायद निजी जिंदगी में भी तस्लील का यही एक रास्ता है। आज़ादी और जिम्मेवारी एक साथ हो तभी वो तस्कीन और खुशी का बायस हो सकती है। और ज़ाती आज़ादी हासिल करने के लिए मैं 2 रास्ते तजवीज़ कर सकता था जो मैंने इख्तियार किए। पहला तो ये कि अपनी तालीम और तरबियत को बढ़ावा दो। इल्म, नॉलेज बड़ा करामाती हथियार है, बहुत काम आता है। इल्म जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आज़ादी के हकदार होंगे। इल्म वो पूंजी है जो कोई छीन नहीं सकता। इनकी रहनुमाई तभी मुमकिन है अगर आपकी जानकारी मुकम्मल हो, अप टू डेट हो। कामयाब रहनुमा बनने के लिए ज़रूरी है कि दिन का काम जब ख़त्म हो आप पिछले काम का जायजा ले, अगले दिन के काम की तैयारी करें। दूसरा तरीका ये है कि अपने काम को अपना फन समझो, गर्व समझो और ज़रूरत भी है कि अपने अंदर की शक्ति की सही जानकारी हो। जो करो उस पर यकीन रखो, ये जिस पर यकीन हो वही करो वरना दूसरों के ईमान का शिकार बनते रहोगे। SLV प्रोजेक्ट के पहले 3 सालों में साइंस के बहुत से नए इसरार खुले पर आहिस्ता आहिस्ता साइंस और टेक्नोलॉजी का फ़र्क समझ आने लगा। रिसर्च और डेवलपमेंट का फासला पता चलने लगा। किसी भी इजाद में गलतियां होना लाजिमी है, लेकिन हर गलती कामयाबी की तरफ एक और कदम उठाती है, इस और सीढ़ी बन जाती है। किसी भी तख्लीक की तरह SLV की तख्लीक भी कई दर्दनाक लम्हों से गुजरी। एक रोज़ जब मैं और मेरे तमाम साथी अपने कामों में पूरी तरह डूबे हुए थे, मेरे घर से एक मौत की इत्तला पहुंची। मेरे दोस्त और मेरे हमदर्द मेरे बहनोई जलालुद्दीन का इंतकाल हो गया था। कुछ देर के लिए तो मैं सुन्न होकर रह गया। मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जब अपने चौगिरदे का एहसास हुआ, मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी हस्ती का एक हिस्सा मर गया था। रात के रात बसों में सफ़र करता हुआ अगली सुबह मैं रामेश्वरम पहुंचा। जोहरा को क्या तसल्ली देता और क्या सब्र देता अपनी भांजी महबूबा को, जो रो रोकर हलकान हो रही थी। मेरी आंखों के सोते पहले ही सूख चुके थे। तुम्बा लौटकर बहुत दिनों तक सारा काम काज, सारी मसरूफियत बेमानी लगने लगी। बहुत दिनों तक बहुत मलाल लगा, सब बेमानी लगता था। प्रो. धवन देर तक हौसला देते थे, कहते थे SLV पर जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा मुझे सब्र महसूस होगा और ये मायूसी कम होते होते गुजर जाएगी। 1976 में मेरे अब्बा जैनुलाब्दीन 102 साल की उम्र में वही रामेश्वरम में इंतकाल फरमा गए। 15 पोते पोतियां छोड़कर गए थे पीछे और एक पद पोता। दुनियावी तौर पर वो सिर्फ एक और बुजुर्ग की मौत थी। कोई बड़ा मातम नहीं हुआ, झंडा नहीं उतारा गया, ना अखबारों में स्याह हाशिए दिए गए। ना सियासतदान थे वो, ना विद्वान कोई, ना कोई बड़े सरमायादार। एक सीधे सादे इंसान थे, फरिश्ता शिफत, और हर एक उस बात की वजह थे जो दानाई और पारसाई की राह दिखाती है। मैं बहुत देर तक अपनी माँ के पास बैठा रहा चुपचाप, और जब उठा तुम्बा लौटने के लिए तो उसने रुंधे गले से दुआएं दी मुझे। SLV-3 अपाचे रॉकेट जो फ्रांस से उड़ाई जाने वाली थी, अचानक कुछ मुश्किलों का शिकार हो गई।
मुझे फौरन फ्रांस जाना पड़ा। मैं रवाना होने ही वाला था कि मेरी माँ की मौत की खबर पहुंची। एक के बाद एक पूरी 3 मौतें हो गई मेरे घर में। उस वक्त मुझे अपने काम में पूरे ध्यान की जरूरत थी। 100% लगन से काम करने की ख्वाहिश किसी और लगन की गुंजाइश नहीं छोड़ती। मुकलमाती और पूरी लगन से SLV-3 का ख्वाब 1979 के दरमियान में जाकर पूरा हुआ। हमने SLV-3 की परवाज़ का दिन 10 अगस्त 1979 तय किया। 23 मीटर लंबा 4 स्टेजेस का ये रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 में बड़ी कजादाई से उड़ा और खला की तरफ रवाना हुआ। पहली स्टेज हर तरह से पुख्ता निकली और बड़े आराम से रॉकेट दूसरी स्टेज में चला गया। हम दमखुद रह गए, सांस रुकी बैठी थी। हमारे बरसों का ख्वाब आसमान की तरफ सफर कर रहा था। अचानक हमारे ख्वाब में दरार आई, हमारा सुकून टूटा, हमारी खामोशी टूटी। दूसरी स्टेज काबू से बाहर होने लगी थी। 317 सेकंड बाद परवाज़ टूट गई। मेरी मेहनत और उम्मीद चौथी स्टेज को साथ लेकर तमाम मलबा हरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समुंदर में जाकर गिरा। इस हादसे से हम सबको सख्त सदमा पहुंचा। मैं गमो गुस्से से भर गया, निचुड़ गया, बिल्कुल जिस्मानी तौर पर भी और जेहानी तौर पर भी। मैं सीधा अपने कमरे में गया और बिस्तर पर धंस गया। मैंने अपने कंधे पर एक दिलासे का हाथ महसूस किया तो आंख खोली। दोपहर ढल चुकी थी, शाम करीब थी। ब्रह्म प्रकाश मेरे सिरहाने बैठे थे। उनकी इस हमदर्दी ने छू लिया मुझे। मैं उदास था, मायूस था, लेकिन अकेला नहीं था। हर शख्स तकनीकी जमातफरीकी और बहस मुबाहिसे के बाद मुतमईन हो चुका था, लेकिन मुझे इत्मीनान ना आया। मैं मुसलसल और बेचैन रहा। मैं बेसाख्ता खड़ा हो गया और एतराफ़ किया, प्रो धवन के सामने, सर, मेरे साथियों को नाकामयाबी की वजह दरियाफ्त हो जाने की वजह से इत्मीनान हो गया है, लेकिन मैं उसे काफ़ी नहीं समझता। इस मिशन में डायरेक्टरेट की हैसियत से इस गलती को भी मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ। SLV-3 की नाकामयाबी की जिम्मेदारी मेरी है। साइंस का काम कमाल दर्जा उत्साह भी देता है, खुशी भी और उतनी गहरी मायूसी भी। इस तरह के वाक़यात सोच सोच के मैं दिल को ढाढस देता रहा। ये ख्याल कि इंसान चांद पर उतर सकता है, ये सबसे पहले एक रूसी साइंटिस्ट ने सोचा था। उसे हकीकत बनाने में 40 साल गुजर गए जब अमेरिका ने उसे पूरा किया। प्रोफ चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट का आविष्कार किया था 1930 में जब कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, लेकिन 50 साल बाद उन्हें उसी डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज मिला। अपनी सैटल लॉन्च व्हीकल से आदमी को चांद पर उतारने से पहले कितनी सारी नाकामियों से गुजरे होंगे। पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। जिंदगी पहाड़ की चट्टानों पर मिलत, हाँ, चोटी पर नहीं। चांदों पर ही तजुर्बे मिलते हैं और जिंदगी मंजती है और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है। चोटी पर पहुंचने की कोशिश में ही चांदों का इल्म हासिल होता है। मैं एक एक कदम चलता रहा चोटी की तरफ। SLV-3 की उड़ान से 30 घंटा पहले 17 जुलाई 1980 के दिन अखबारों की सुर्खियां तरह तरह की राय और अंदाजों से भरी हुई थी। ज्यादातर रिपोर्टर ने पहली SLV की याद दिलाई थी कि किस तरह रॉकेट फेल हो गया और उसका मलबा समुद्र में जा गिरा था। कुछ लोगों ने तो उसे देश की दूसरी खामियों का जिक्र करते हुए भी उसे SLV-3 से जोड़ दिया था। मैं जानता था कि अगले दिन का नतीजा हमारे फ्यूचर के स्पेस प्रोग्राम का फैसला करने वाला है। मुख्तसर ये कि सारे कौम की नज़रें हम पर गड़ी हुई थी। 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा। मैंने रोहिणी सैटेलाइट का तमाम डेटा कंप्यूटर पर जांचा। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर रोहिणी अंतरिक्ष में था। उस तमाम शोरगुल के बीच मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए। मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूँ। एक ज़रूरी खबर सुनने को तैयार रहो। चौथी स्टेज की कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। मैं ब्लॉक से बाहर आया तो मेरे साथियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और नारे लगाते हुए जुलूस निकला। सारी कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान उस चंद कौमों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। हम
ट्रेकॉम का एक बड़ा ख्वाब पूरा हुआ था, हमारे इतिहास का एक नया वाक़ खुला, एक नया चैप्टर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद का तार भेजा और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के साइंसदान खुश थे कि ये पूरी कोशिश स्वदेशी थी, हमारी अपनी थी। मैं कुछ मिले जुले जज्बात से गुजर रहा था। मैं खुश था कि पिछली 2 दहाइयों से जिस कोशिश में था बिल आखिर उसमें कामयाब हुआ, लेकिन उदास था। जिन लोगों की बदौलत मैं यहाँ पहुंचा था वो लोग मेरे साथ नहीं थे। मेरे अब्बा, मेरे बहोई जलालुद्दीन और प्रोफ. सारा भाई। SLV3 की कामयाबी के महीने भर के अंदर ही प्रोफ. धवन का फोन आया एक दिन और दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मेरी एक छोटी सी उलझन थी कपड़ों को लेकर। हमेशा से ही बड़े आमियाना से कपड़े पहनता हूं और पांवों में चप्पल या स्लीपर्स कह लो। प्रधानमंत्री को मिलने जैसा वो लिबास नहीं था मेरे लिए, तो नहीं, उनके एहतराम के लिए। सुना तो प्रोफ. धवन बोले, कपड़ों की फिक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफी है। रिपब्लिक डे 1981 मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया कि मुझे पद्म भूषण से नवाजा गया है। मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से भर लिया। शहनाई की गूंज मुझे कहीं और ही ले गई। मैं रामेश्वरम में पहुंच गया। माँ के गले लगा। अब्बा ने मेरे बालों को उंगलियों से सहलाया और मेरा दोस्त मेरा रफीक जलालुद्दीन मस्जिद में मेरे इनाम का ऐलान कर रहा था। मेरी बहन जोहरा ने मीठा बनाया घर में। बख्शी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया और फादर सोलोमन ने मेरे हाथ में सलीब लेकर दुआ पढ़ी और प्रोफ. सारा भाई को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फख्र था जो पौधा वो लगाकर गए थे अब पूरा पेड़ बन चुका था जिसके फल हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंच रहे थे। 1 जून 1982 को मैंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL की जिम्मेदारी संभाल ली। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर श्री R वेंकटरमण ने जब मशवरा दिया कि बजाय दर्जा ब दर्जा मिसाइल तैयार करने के हमें मुकम्मल अपनी मिसाइल तैयार करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए, तो हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया और देखते ही देखते वो प्रोजेक्ट बन जिसके नतीजे आइंदा बहुत दूर तक पहुंचे। हर प्रोजेक्ट का नाम हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, सेल्फ रिलायंस का सबूत था। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया। टैक्टिकल कोर व्हीकल को त्रिशूल का नाम दिया गया। सरफेस तो एयर डिफेंस सिस्टम आकाश कहलाया। एंटी टैंक मिसाइल के प्रोजेक्ट को नाग के नाम से पुकारा गया और मेरे देरीना ख्वाब रेक्स को यानी रीएक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को मैंने अग्नि का नाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर दुनिया की कुछ चुनी हुई कौमों के पास ही था। वो बड़े ताज्जुब से हमारी तरफ देख रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। हम एक मीटिंग में बैठे हुए अपने मकसद को पूरा करने के लिए 1984 की निशानदेही कर रहे थे जब डा. ब्रह्म प्रकाश की मौत की खबर आई। मेरे लिए तो वो एक और सदमा था। पहली SLV की नाकामयाबी के वक्त जिस तरह उन्होंने ढाढ़स दी था मुझे, वो याद करके मैं और ज्यादा गमगीन हो गया। प्रोफ. सारा भाई अगर VSSC के निर्माता थे, बनाने वाले थे, तो प्रोफ. ब्रह्म प्रकाश उसके अमिल थे, एग्जीक्यूटर थे। उनकी विनम्रता ने मुझे बड़ी हद तक नम्र कर दिया और मैंने अपनी तुंजमिजाजी पर काफी हद तक काबू कर लिया। उनकी हलीमी सिर्फ अपनी खूबियों तक ही महदूद नहीं थी बल्कि अपने से छोटों को इज्जत देना भी उनकी आदत में शामिल था। उनके बर्ताव और सुलूक में बात नजर आ जाती थी कि कोई भी शख्स खामियों से खाली नहीं है। यहाँ तक कि अफसर भी, लीडर भी, रहनुमा भी। वो बहुत बड़े दानिशर थे। एक कमजोर शरीर के अंदर उनमें बच्चों सी मासूमियत थी। मुझे हमेशा वो साइंसदानों में संत नजर आते थे। पृथ्वी का काम अपनी तकमील को पहुंच रहा था जब हम 1988 में दाखिल हुए। 25 फरवरी 1988 को सुबह 23:23 पर पृथ्वी की पहली परवाज वाकिब हुई। हमारे मुल्क में वो एक ऐतिहासिक मौका था। पृथ्वी सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही नहीं बल्कि आइंदा आने वाली तमाम किस्म की मिसाइल का बुनियादी नक्शा भी था। फ्यूचर का मॉड्यूल था वो।
पृथ्वी ने हमारे आस पड़ोस के मुल्कों को दहला दिया। मगरबी यानी वेस्टर्न मुल्कों को पहले तो हैरत हुई, फिर गुस्से का इजहार किया और पाबंदी लगा दी इंडिया के लिए कि वो ऐसी कोई चीज़ बाहर के मुल्कों से ना खरीद सके जो उनके मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकती हो या काम आ सकती हो। मिसाइल की ईजाद ने हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी ने दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों को परेशान कर दिया। अग्नि की टीम में 580 से ज्यादा साइंसदान शामिल थे। अग्नि की परवाज़ 20 अप्रैल 1989 तय पाई गई। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल योर बुक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम हमें ज़रूर बताएं। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।